Assalamu alaikum dear students. Today our topic is ionization energy from chapter number 6 first year. Ionization energy is the minimum amount of energy which is required to remove an electron from the gaseous atom to form an ion. किसी भी एलिमेंट की वो कम से कम एनर्जी जो दरकार होती है उसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब वो गैसियस स्टेट में हो तो इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। एज अ रिजल्टेंट आपके पास एक आयन की फॉर्मेशन होती है और ये जो प्रोसेस है वो आयनाइजेशन कहलाता है। लाइकवाइज वी हैव द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाता है तो आपके पास 738 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इससे ये साबित होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक हुआ करती है, हमेशा एनर्जी दरकार होती है। जब तक आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक आपके पास ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाला जा सके। नेक्स्ट वो कहता है इन द गैसियस फेज द एटम्स एंड आइंस आर आइसोलेटेड। हम गैसियस फेज ही क्यों करते हैं? क्योंकि एटम्स और आइंस आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं and are free from all external influences. Thus the ionization energy is the quantitative measure of the stability of an isolated atom. कि कितना वो एटम रेजिस्ट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने से पहले, तो इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। Next we have the factors which can influence the ionization energy, which can influence the strength of ionization energy. First of all we have the atomic radius. Atomic radius is eventually inversely proportional to ionization energy. Smaller the ionization energy, greater is the size of atom and vice versa. तो अगर आपके एटम का साइज़ छोटा हो तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब हुआ करते हैं, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होगी उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सिमिलरली आपके पास अगर नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं कि अगर एटॉमिक रेडियस जो है वो ज़्यादा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर एग्जिस्ट कर रहे हैं और एज अ रिज़ल्ट आपको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। सिमिलरली न्यूक्लियर चार्ज की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी के। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मौजूद है उतना ही ज़्यादा आपके पास एनर्जी दरकार होगी उसे रिमूव करने के लिए। शील्डिंग अफेक्ट इज़ द अफेक्ट इन विच फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये आपके पास फर्स्ट शेल, ये दूसरा है, ये तीसरा शेल है, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से आपके पास तो इनर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से साइज़ गोज़ ऑन एक्सपेंडिंग, साइज़ आपका इंक्रीज़ होता है, साइज़ बढ़ जाता है और साइज़ बढ़ने से आपको लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। तो दैट इज़ वाई शील्डिंग इफेक्ट के इजाफा होने से आपके पास साइज़ में इजाफा होता है तो आपको कम दरकार होगी एनर्जी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आपके पास। और लास्ट में नेचर ऑफ ऑर्बिटल देखें। ऑर्बिटल आपके पास चार किस्म के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो सबसे ज़्यादा करीब न्यूक्लियस के एस ऑर्बिटल्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन भी एस में से निकाला जा सकता है, फिर पी में से, फिर डी में से और सबसे आसानी से एफ में से निकाला जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि एफ़ के इलेक्ट्रॉन्स दे आर मोर डिफ्यूज्ड, वो ज़्यादा डिफ्यूज्ड होते हैं। दैट इज़ वाई आपके पास डिफ्यूज़ का मतलब ज़्यादा फैले हुए होते हैं। तो दैट इज़ वाई न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब एस ऑर्बिटल्स होते हैं, एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें दरकार होगी। नेक्स्ट अगर वेरिएशन की बात की जाए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड होगा वो बिल्कुल रिवर्स होगा एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक साइजेस। अगर हम लेफ़्ट से राइट की बात करते हैं तो एटॉमिक sizes they goes on decreasing, so that is why ionization energy goes on increasing। तो ionization energy लेफ़्ट से राइट इंक्रीज होती है।
और जो रीजंस आप लोगों ने एटॉमिक रेडियस के डिक्रीज होने के लिए पढ़ी थी, सेम रीजंस आयनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीज होने के लिए हैं। और लेफ़्ट से राइट और टॉप से बॉटम अगर बात की जाए तो टॉप से बॉटम के केस में जो एटॉमिक साइज़ है, एटॉमिक साइज़ ये आपके पास इंक्रीज़ होता है, तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच आयनाइजेशन एनर्जी वो आपके पास डिक्रीज़ हो जाती है। तो सेम रीजंस जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं एटॉमिक रेडियस के इजाफे या एटॉमिक रेडियस के कम होने की वजह से। उसके बाद हम बात करते हैं हायर आयनाइजेशन एनर्जीज़। हायर आयनाइजेशन एनर्जीज़ में जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हायर आयनाइजेशन एनर्जीज़ आर ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार है उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार है वो हम उसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, ईटीसी। तो वो कहता है कि हायर आयनाइजेशन एनर्जीज फर्स्ट से हमेशा ज़्यादा होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक इलेक्ट्रॉन के रिमूव कर देने से रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस मोर स्ट्रॉन्गली अपनी जानिब अट्रैक्ट करेंगे और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच आपके पास साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। तो डिक्रीज्ड साइज़ में से एक और इलेक्ट्रॉन को निकालना दैट विल बी मच मोर डिफ़िकल्ट फॉर अस। जैसे मैग्नीशियम की एग्जांपल थी, हमने ऊपर पढ़ा था कि मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार है वो है आपके पास 738 किलो जॉल पर मोल, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको उसकी डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो दरकार है। तो ये इस बात को प्रूव कर रही है, ये इस बात को प्रूव कर रहा है, ये एग्जांपल इस बात का प्रूफ है कि आपके पास हायर आयनाइजेशन एनर्जीज हमेशा फर्स्ट वन से ज़्यादा होती हैं। इसी तरह से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ 77304 मैग्नीशियम। तो इट मीन्स आपके पास, अच्छा यहाँ से एक और चीज़ भी प्रिडिक्ट की जा सकती है उसकी वैलेंसी के बारे में, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। एज यू हैव सीन दैट देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैप, एनर्जी गैप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब जो 2 है आपके पास मैग्नीशियम की जो वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम 2 हो सकती है। 2 इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के बाद वो ख़ुद को स्टेबलाइज कर देता है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलने से उसमें डीस्टेबिलिटी जो है वो कॉज हो सकती है। एक और पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज़ एन इंडेक्स टू मेटेलिक करेक्टर। देखें, मेटेलिक करेक्टर इज़ द करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजिली। जो एलिमेंट्स ईजिली इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। तो जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज़ करेंगे उतनी ही वो अच्छे मेटल्स होंगे, उतने ही उनका मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किया जा सकता है या आसानी से वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकते हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो हुआ करती है। तो दैट इज़ वाई आयनाइजेशन एनर्जी इज़ दैन इंडेक्स टू मेटेलिक करेक्टर। वो एलिमेंट्स जिनमें लो आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं वो मेटल्स होती हैं, जिनकी हाई होती हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और जिनकी इंटरमीडिएट हैं वो मेटालॉइड्स कहलाते हैं। सिमिलरली अभी जो बात मैं कर रहा था, गैप्स इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हायर आयनाइजेशन एनर्जीज help us to guess the valency of an atom. If there is a sufficient gap between the first and second ionization energy, that means कि वैलेंसी उसकी 1 है। इसी तरह से सेकंड और थर्ड में है तो वैलेंसी 2 है, थर्ड और फोर्थ में तो वैलेंसी उसकी 3 हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का बिल्कुल रिवर्स आपके पास मौजूद है। आयनाइजेशन एनर्जी जैसे कहते हैं कि एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यह है एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू द partially filled orbital of isolated gaseous atom in its valence energy level to form a negative ion or anion, जिसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा आपके पास। जैसे Cl था, Cl में एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो Cl नेगेटिव बन गया,
तो ये एनर्जी आपके पास रिलीज़ होती है। इसे हमेशा नेगेटिव साइन से शो करते हैं, तो ये आपके पास मोस्टली एक्सोथर्मिक होती है। ये एंडोथर्मिक भी होती है, लेकिन एंडोथर्मिक पार्ट इसका सेकंड ईयर में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को कि ये एंडोथर्मिक किस तरह से होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द मेजर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम फॉर एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेगा तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन अगर इजीली ऐड होता है, एनाइन जितनी आसानी से बन सकता है, एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रिलीज़ होगी। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो आपके पास सेम फैक्टर्स हैं लाइक आयनाइजेशन एनर्जीज। उनमें से कौन कौन से फैक्टर्स थे? न्यूक्लियर चार्ज था, एटॉमिक रेडियस था, शील्डिंग इफेक्ट है, और इसी तरह से नेचर ऑफ ऑर्बिटल भी जो है वो हो सकता है, और उनमें सेम रीजंस हैं आपके पास। और वेरिएशन की बात की जाए, वेरिएशन भी सेम है कि लेफ़्ट से राइट आपके पास इंक्रीज़ और टॉप से बॉटम आपके पास डिक्रीज़ देखने में आता है। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं किसी भी एटम की वो प्रॉपर्टी, वो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन एन एटम, इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एक एटम की खासियत कि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी जानिब स्लाइटली अट्रैक्ट कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। It is related to ionization energy and electron affinity. Thus, fluorine is the more electronegative than hydrogen atom. Pauling calculated the electronegativity values. ये L Pauling जो है इसने calculate किया था from the difference between expected bond energies for their normal bond length, for their normal covalent bond and experimental determined values. He devised an scale on which fluorine is given an arbitrarily standard value 4, और उसके बाद बाकियों को उससे कम करते करते जो है वो वैल्यूज असाइन की गई। इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। और इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ अदर एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड विद फ्लोरीन एंड गिवन इन टेबल 6.3। वेरिएशन की बात की जाए तो ट्रेंड इसका भी सेम है कि लेफ़्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, और टॉप से बॉटम डिक्रीज़ जो है वो इसमें देखने में आता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, द डिफरेंस इन electronegativity values of covalently bonded is an index to polar nature of covalent bond. जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा आपके पास उतना ही ज़्यादा पोलैरिटी होगी। दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, पोलैरिटी उनकी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे अगर डिफरेंस ज़ीरो है तो बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है, और अगर आपके पास डिफरेंस मौजूद है, अमूमन सिमिलर बॉन्डेड एटम्स में जो है वो नॉन पोलर बॉन्ड पाया जाता है, नॉन पोलर करेक्टर पाया जाता है, वाइल दोज फाउंड बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स आर मोस्टली पोलर। मुख्तलिफ एलिमेंट्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड हमेशा पोलर हुआ करता है। एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। वाइडली डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मौजूद हो तो वो को आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अगर एक 1.7 का डिफरेंस हो तो ये इक्वल कंट्रीब्यूशन शो करता है आयनिक और कोवेलेंट की, और अगर आपके पास 1.7 से ज़्यादा हो तो उस सूरत में आपके पास आयनिक डोमिनेंट होता है, और अगर 1.7 से कम हो तो फिर कोवेलेंट करैक्टर जो है वो डोमिनेट करता है। यहाँ तक कि क्वेश्चंस जो है वो जो पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, उनकी हम बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्सर हमसे लॉन्ग में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो ये लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्टेटमेंट हो सकती है, हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की नेचर को समझने में कैसे हेल्प कर सकती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसके अलावा जो है वो इसका ट्रेंड पूछा जा सकता है, इसकी वेरिएशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है आप लोगों से। इसके अलावा आपके पास आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की जाए तो इसकी वेरिएशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, इसके फैक्टर्स शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और इटसेल्फ ये
शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और काफ़ी सारा सवाल या क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं आपके पास जब हम बात करते हैं अबाउट वेट अ मिनट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयनाइजेशन एनर्जी इटसेल्फ आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके पास इसके फैक्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके अलावा आपके पास इसकी वेरिएशन पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में। मुकम्मल ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। इसमें भी 2-3 सवाल बन सकते हैं कि जैसे ये आपके पास एक पूरा सवाल है, वाई हायर आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट। इसी तरह से आपके पास इज़ एन इंडेक्स टू मेटेलिक करेक्टर, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपके पास। फिर इसी तरह से वैलेंसी डिटरमिन कैसे की जा सकती है, ये वाला भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपके पास। तो ये मुख्तलिफ सवाल हैं जो आप लोगों से शॉर्ट और लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। मज़ीद कोई पॉइंट अगर आप लोगों को ना क्लियर हुआ हो तो वो आप लोग मुझसे फर्दर मोर डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।